अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू स्टार पोइट्री सेंटर। और हिस्ट्री है। हिस्ट्री में मैंने आपको पढ़ाया था प्रोक्लेमेशन, साइलेंट फीचर्स ऑफ प्रोक्लेमेशन। अच्छा, मलका विक्टोरिया के बारे में मैंने आपको बताया था कि मलका विक्टोरिया ने 1857 की जंग आज़ादी के बाद जोश उनका कम करने के लिए इंडियंस का और मुसलमानों और हिंदुओं को कि जो एक उनमें बगावत पैदा हो गई थी उसको ख़त्म करने के लिए ना उनसे ये सारे वादे किए थे। मैं अब इस पर ज़्यादा वक्त नहीं लगाऊंगी, ये मैंने आपको डिटेल से पढ़ाई है। आप इसमें वो वाली मेरी जो लास्ट एपिसोड थी इसकी वो देखिएगा। अब आपको मैं बता रही हूँ कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, ठीक है। अच्छा, ये मलिका ने वादे तो किए, लेकिन मलिका ने ये वाले वादे पूरे इस तरह से नहीं किए। सिर्फ ये जोश और जज्बा कम करने के लिए वादे किए गए थे और बाद में फिर भी इनकी हालत वही रही। आफ्टर द लॉस्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, 1857 की जंगी आज़ादी के बाद द ब्रिटिश गवर्नमेंट अबॉलिश्ड, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बर्बाद कर दिया मुग़ल डायनेस्टी, मुग़लों का ख़ानदान। The last emperor बहादुर शाह जफ़र was exiled to बर्मा, म्यांमार। जो आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफ़र था वो जिला वतन कर दिया गया बर्मा में, जो म्यांमार कहलाता था। ब्रिटिश गवर्नर जनरल टुक द कंट्रोल ऑफ इंडिया हु वाज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। बरतानवी पार्लियामेंट का गवर्नर जनरल जो था उसने इंडिया का कंट्रोल संभाल लिया। Too many princely states were kept intact. Their princes were pressurized to cooperate with the British. बहुत सारी रियासतों के शहज़ादों के ऊपर प्रेशर डाला गया कि वो बरतानवी राज को कबूल करें और उन्हीं की मर्ज़ी के मुताबिक चलें। हालांकि उन्होंने देखो अपने वो, आप देखेंगे कि इसमें ये जो साइलेंट फीचर्स थे जो मलिका ने वादा किया था उसमें तो ये कहा था किसी को प्रेशराइज़ नहीं किया जाएगा, लेकिन उन पर प्रेशर डाला गया। जो शहज़ादे थे, जो नवाब थे उस वक्त के। वाइसरॉय कैनिंग अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ पनिशिंग रेजिस्टेंस एंड रिवॉर्डिंग ओबीडियंस। अच्छा जी, वाइसरॉय ने क्या किया कि एक पॉलिसी बनाई जिसमें वो रेजिस्टेंस करने वाले कौन होते हैं, जो कि बगावत करते हैं या मानते नहीं हैं बात, तो उनको सज़ाएं देते थे और रिवार्ड करते थे ओबीडियंस, यानी बात मानने वाले को तोहफे और इनामात इतने देते थे, खिताबात बहुत देते थे ये लोग ना। थस मैनी फेथफुल प्रिंसेस वर रिवार्डेड बाय हिम। तो बहुत सारे वफादार शहज़ादे उनसे इनाम पाए या उनको इनाम दिया गया। इन दिस वे, इस तरीके से द ब्रिटिश केप्ट अफेक्टिव कंट्रोल ओवर इंडिया। तो उन्होंने असरअंदाज यानी कि बड़ा मजबूत किस्म का जो है ना वो कंट्रोल इंडिया पे कर लिया था। आफ्टर 1858 ग्रेट ब्रिटेन रूल्ड अबाउट 60% ऑफ इंडिया डायरेक्टली एंड द अदर 40% इनडायरेक्टली। द ब्रिटिश डेवलप एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज़। बरतानवियों ने डेवलप की ज़राअत और सनतें। एट द सेम टाइम इसी वक्त द ब्रिटिश डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर विद ह्यूज रेलवे नेटवर्क। उन्होंने रेलवे का बुनियादी ढांचा तरतीब दिया। और ये मैं आपको बता दूं कि रेलवे का निज़ाम जो ब्रिटिश रखे थे ना वो आज तक चला आ रहा है और बहुत बेहतरीन इनका इंतज़ाम था। द जुडिशल, अदालती, पुलिस एंड टैक्सेशन सिस्टम वर ऑर्गेनाइज एफिशिएंटली। बहुत बेहतरीन तरीके से अदालती मामलात, पुलिस और टैक्स का महकमा जो है इनको इन्होंने तामीर किया या बनाया या इनके इंतज़ामात रखे। एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज एंड लोकल गवर्नमेंट वर आल्सो इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली। तालीम, सेहत और लोकल गवर्नमेंट को इम्प्रूव किया गया। सिग्निफिकेंटली होता है बहुत अहमियत देना या किसी चीज़ को उभारना या शानदार तरीके से चलाना। तो इनकी जो फोकस था ना वो एजुकेशन थी और हेल्थ सर्विसेज थी, वो बहुत अच्छे तरीके से प्रोवाइड की गई। A member from British Parliament was given the title of the Secretary of State for India, who was empowered to run affairs of the country. ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से सेक्रेटरी स्टेट का जो सेक्रेटरी था वो अपॉइंट किया गया इंडिया में और उसका काम था तमाम मुल्क के मामला चलाना फॉर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज़। 15 member council was also constituted under the chairmanship of the Secretary of State. सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के अंडर जो है ना उनकी चेयरमैनशिप में
15 मेंबर कौंसल जो है वो तश्कील दी गई। द टाइटल ऑफ द गवर्नर जनरल वाज चेंज टू वायसराय। गवर्नर जनरल का टाइटल वायसराय में तब्दील किया। हु वाज गिवन द अथॉरिटी टू अपॉइंट द गवर्नर्स, जिसको अथॉरिटी या ताकत दी गई कि वो गवर्नर्स को अपॉइंट करे। आगे ये देखें, ये पिंक कलर का आपका ये पूरा पेज नंबर 13 के ऊपर ना चार्ट आ जाता है, ठीक है। हिस्ट्री 8th क्लास NBF में पढ़ा रही हूँ, आपके पास बुक होगी, उसमें ये पिंक कलर का कलर हुआ आपको एक चार्ट नज़र आ रहा होगा। इतना बेहतरीन इनका निज़ाम था, जो चीज़ अच्छी होती है उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। आज तक भी इसके असरात बाकी हैं इस इंतज़ाम के। सबसे पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर सबसे पहले जो ओहदा बता रहे हैं ये चीफ कमिश्नर ऑफ द सेंट्रल प्रोविंस, ठीक है। चीफ कमिश्नर होता था सबसे बड़ा ओहदा इनका, जो कि गवर्नमेंट के बाद इन्होंने अपॉइंट किया था, वो सेंट्रल प्रोविंसेस के ऊपर था, ठीक है, मरकज़ी सूबों पर जिसकी हुक्मरानी थी। और इसके अंडर क्या क्या आता था, सब चीज़ें इसके अंडर थी, लेकिन किस तरतीब के साथ। कमिश्नर्स ऑफ द डिवीजन दरमियान में आप देख रहे होंगे। फिर आप देखें 19 डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स, ज़िले के कमिश्नर जो हैं वो 19 इसके अंडर काम करते थे, 19 अफसरान भर्ती किए जाते थे। और 17 असिस्टेंट कमिश्नर, असिस्टेंट कहते हैं मददगार, मदद करने वाले को। तो कमिश्नर के 17 असिस्टेंट कमिश्नर थे, ठीक है, जो कि डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट किए जाते थे। फिर 24 आप साथ ही देख रहे होंगे 24 एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर्स थे। फिर 50 तहसीलदार थे, जो सबसे आखिरी इनका ये यहाँ पे ओहदा दिखाई दे रहा है। फिर दूसरी तरफ आप देखें कि जो चीफ कमिश्नर के इस जो राइट हैंड की तरफ आप देख रहे होंगे डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, तमाम डिपार्टमेंट्स, जुडिशल, पुलिस, एजुकेशन, वैक्सीनेशन, फॉरेस्ट, पब्लिक वर्क्स, सैनिटेशन और रजिस्ट्रेशन। इसमें जुडिशल कहते हैं अदालत वगैरह को, अदालती निज़ाम को। पुलिस तो आपको पता ही है, एजुकेशन आपको उसका भी अच्छी तरह से पता है कि स्कूल, कॉलेज और तमाम तालीमी इदारे और इनसे मुंसलिक तमाम अफराद के मामलात। फिर वैक्सीनेशन आ जाती है, ये जिसमें आपका मेडिकल का सारा वो आ जाता है। तो फिर आपके आ जाता है फॉरेस्ट, यानी कि एग्रीकल्चर वगैरह, जंगलात और जंगलात की हिफाजत और उनके मामलात, पब्लिक वर्क्स, ठीक है। फिर सैनिटेशन है, सैनिटेशन कहते हैं सफाई सुथराई वाले तमाम उनका अमला और तमाम सिलसिले जो हैं, पूरा महकमा, ठीक है। ये जो अहम बातें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। फिर आप इधर लेफ़्ट साइड पे आएंगे कि चीफ कमिश्नर ऑफ द सेंट्रल प्रोविंस के इस लेफ़्ट साइड पे एक आप देखेंगे कि सेक्रेटरी एंड असिस्टेंट सेक्रेटरी, ठीक है, सेक्रेटरी अपॉइंट होता था और असिस्टेंट सेक्रेटरी उसके अंडर काम करता था, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझा दिया। और ये जो इस साइड पे है ना एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, ये बच्चों आपको खुद याद करने पड़ेंगे। इसमें सेंट्रल प्रोविंसेस हैं, इसमें डिवीजन है, इसमें डिस्ट्रिक्ट हैं। ये अमाउंट्स आपको नज़र आ रही होंगी। इसके स्क्वायर माइल्स का मतलब ये है कि ये इतना रकबा था, फिर पॉपुलेशन कितनी थी उस इलाके में, और फिर रेवेन्यू कितना वहाँ से आता था, ठीक है। इन्होंने बहुत ऑर्गेनाइज किस्म का सिस्टम बनाया हुआ था। तो ये सारा आपको याद करना पड़ेगा। इसमें इससे ज़्यादा और कोई काबिल ज़िक्र चीज़ नहीं है जो मैं आपको समझाऊं, कि आपको याद ही करना पड़ेगा इस उम्र के तमाम बच्चों को। अब आगे चलते हैं। एफर्ट्स टू Though the British introduced much efficient administration, there were large gaps between the British and the Indians were treated as second class citizens, ठीक है। अब ये था कि इन्होंने बेहतरीन निज़ाम तो मुतारिफ़ करवा दिया था, लेकिन इनके और इंडियंस के दरमियान, ब्रिटिश और इंडियंस जिनमें के तमाम कौम इंडिया में रहने वाली शामिल थी, के दरमियान गैप बहुत ज़्यादा था। तो इंडियंस वर ट्रीटेड एज सेकंड क्लास सिटीज़न, तो इंडियंस को सेकंड क्लास सिटीजन्स के तौर पर जो है ट्रीट किया जाता था, यानी उनको इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट फेस्ड मोर मल्टी ट्रीटमेंट द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश एज दे वर कंसिडर टू बी द मेन रीज़न ऑफ द वार ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि असल में मुसलमानों को ज़िम्मेदार समझा जाता था वार ऑफ इंडिपेंडेंस के तमाम वाक़यात की वजह, क्योंकि हुक्मरान वही थे उस वक्त। इन सच एन इन्वायरमेंट ऑफ डिस्ट्रस्ट इट बिकेम नेसेसरी टू इंक्लूड लोकल्स इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप।
अच्छा, अब मसला ये हुआ कि फिर भी माहौल के अंदर इंडियंस को शामिल करना उनकी मजबूरी बन गया था कि एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप को चलाने के लिए उन्हें ब्रिटिश को उनको शामिल तो करना था लोकल लोगों को. द ब्रिटिश वर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट इन फैक्ट ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्ची over many centuries the people of the subcontinent couldn't have their say in the affairs of the government. The British were aware of the fact that in fact of absolute monarchy कहते हैं बादशाहत को, ठीक है. तो ब्रिटिश जो हैं वो आगाह थे कि दर हकीकत जो इंडियंस हैं ना वो कई सदियों से बादशाही निज़ाम के अंडर सब कॉन्टिनेंट में चले आ रहे हैं, ठीक है. तो इस सारे पैराग्राफ में दरअसल ये बात बताने की कोशिश की है कि उन्होंने नोट किया कि इंडियन जो पूरी कौम है उन्हें बादशाही निज़ाम की वजह से ग़ुलामी की आदत पड़ चुकी है. जो बादशाह फ़ैसला कर देता है बस वही करता है. वो आवाज़ नहीं उठाते थे और इंटरफेयर नहीं करते थे मामलात में, हुकूमती मामलात में, और मशवरे नहीं देते थे. तो उन्होंने इस चीज़ को फ़ील किया और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता ना लोकल अवाम को अवेयर करना शुरू किया. ये तमाम पूरा पैराग्राफ जो है ना 13 पेज के ऊपर, इस पूरे पैराग्राफ में इन्होंने ये जो फिर दिए हैं, ये देखें, क्वीन विक्टोरियाज़ प्रोक्लेमेशन तो आपने को मैं बता चुकी हूँ. इंडियन कौंसल एक्ट 1892, ठीक है. फिर 1892 में ये एक एक्ट आया था. फिर स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1871, मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स हैं. लोकल गवर्नमेंट सेटअप ऑफ लॉर्ड रिपन एंड मैनी अदर सच स्टेप्स वर टेकन टू इंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ द लोकल्स इन द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. और बहुत से दूसरे चीज़ें मुतारिफ़ कराई गई. ये सब जो मैंने आपके सामने पढ़े हैं ये सारे इनके एक्ट और तमाम लॉज जो हैं ना ये इंट्रोड्यूस कराए गए आम लोगों को, ताकि वो ये समझें, उनके अंदर ये सेंस हो कि किस तरीके से हुकूमती मामलात जो हैं वो चलते हैं. अवेयरनेस दी उन्होंने, और ये उन्होंने अच्छा ही काम किया था, इसमें कोई बुराई नहीं थी. उन्होंने जमहूरियत को फ़रोग़ देने के लिए ऐसा किया था और इसके लिए इन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के एक्ट वगैरह जारी किए. तो ये भी उनके अच्छे कामों में से एक काम था. तो यहाँ पे मैं आज का अपना लेक्चर ख़त्म करूँगी. इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर जो है वो मैं जल्द ही ले आऊँगी इसका. लेकिन ये होता है कि मैं चीज़ें तफसील से डालती हूँ और बड़े आराम से मैं इसको रिकॉर्ड करती हूँ. मुझे इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.